है गाइस, बेरिट बेसिक्स में आज हम सुप्रीम कोर्ट लॉ क्लर्कशिप के लिए केस लॉज पढ़ेंगे। ये केस लॉज अगर आप जुडिशरी जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं या अदर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये जो केस लॉज की क्लास होगी ये 3 पार्ट में होगी और 3 लेक्चर्स इसके मैं लूँगी। तो पार्ट 1 में है 20 जजमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका इशू क्या था? इसमें पिटिशनर ने कहा कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको चैलेंज किया गया। उसमें चैलेंज किया गया सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड्स को, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही ऐड हुए थे। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया एंड कहा कि जो अमेंडमेंट था वो वैलिड ही था और अमेंडमेंट वैलिड था। आफ्टर दैट प्रीएम्बल जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 के अंदर। एंड द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म आर इनहेरेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये जो था चैलेंज तो था, उसकी पिटिशन को ही कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी। नाउ सेकंड वन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल। इसका इशू क्या था कि जो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, क्या ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में फॉल करती है अंडर आर्टिकल 30 के अंदर। तो ये जो जजमेंट था ये 7 जजेस बेंच ने दिया था और उन्होंने ओवर रूल किया था अजीज बादशाह जजमेंट को, विच वॉज हेल्ड ऑन 1967। और इसमें हेल्ड क्या किया गया था कि दैट कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी माइनॉरिटी स्टेटस को लॉस नहीं करता मियरली बिकॉज इट वाज एस्टैब्लिश बाय ए स्टैट्यूट्स। देन ये कहा गया कि आपको ये टेस्ट करना चाहिए कि हु एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशन, द ब्रांड बिहाइंड इट एंड फॉर हुज बेनिफिट, और किस बेनिफिट के लिए ये जो इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश किया गया है। देन ही आपको जो है इसके माइनॉरिटी स्टेटस को देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि ये जो है स्टेट्यूट्स ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश बाय द स्टेट्यूट्स है, मेरली इस वजह से जो है वो माइनॉरिटी नहीं है। आफ्टर दैट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्सेस मैसर्स ECI। इसका जो था इशू क्या था कि वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन क्लोज that allow one party, for example railway, to unilateral appoint the arbitrator। बेसिकली क्या कहा कि जैसे रेलवे को ही आपने पावर दे दिया, अथॉरिटी दे दी है कि आप अपॉइंट कर सकते हो आर्बिट्रेटर को, और जो सामने वाली पार्टी है उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है। तो कोर्ट ने क्या कहा, हेल्ड दैट यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट क्लोजेज आर इनवैलिड एज दे वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड इम्पार्शलिटी इन द आर्बिट्रेशन। नाउ फोर्थ वन, तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट। इनमें क्या इशू था? इन्होंने कहा कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर स्टार्ट हो जाए उसके बाद में क्या आप रिक्रूटमेंट क्राइटेरियाज में चेंज कर सकते हो क्या? जो रूल्स ऑफ गेम है उनमें चेंज हो सकता है क्या? तो कोर्ट ने हेल्ड किया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, कि जो रूल्स ऑफ गेम है कैनॉट बी चेंज्ड वंस द गेम हैज़ बिगन। Eligibility criteria or selection methods cannot be altered retrospectively to the detriment of candidates unless the rules explicitly permit it. After that, fifth one, Messrs. Bajaj Alliance Insurance Company Limited versus रंभा देवी। इसका इशू क्या था कि can a person holding a light motor vehicle license drive a transport vehicle, for example commercial car/van under a 7500 kg? कोर्ट ने हेल्ड किया, यस, अ सेपरेट एंडोर्समेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। एन LMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस इज वैलिड फॉर ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स with a gross vehicle weight of less than 7500 kg. Now sixth one, अंजुम कादरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका क्या इशू था? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। इस एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का इशू था इसके अंदर। कोर्ट ने हेल्ड किया
कि जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। कोर्ट ने बोला कि बोर्ड जो है वो हायर एजुकेशन डिग्रीज नहीं दे सकती है, जैसे कि फासिल और कामिल, क्योंकि यह है यूजीसी के एक्ट के जो नियम है, कानून है, उसके कॉन्फ्लिक्ट में है। आफ्टर दैट, 7th वन, प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसका जो इशू था वो क्या था कि क्या जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी के अंदर आती है इन आर्टिकल 39B के अंदर। ये जजमेंट जो था वो 7 जजेस बेंच थी। इन्होंने कहा नॉट एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ अ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी दैट द स्टेट कैन एक्वायर, कि हर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी और स्टेट उसको एक्वायर कर सकेगी। इन्होंने जस्टिस कृष्ण अय्यर की डॉक्ट्राइन विच इज़ ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ अ कम्युनिटी रिसोर्स वॉज हेल्ड टू बी इनकरेक्ट, इसको इनकरेक्ट कहा था। ये प्री के बेसिस के लिए भी क्या है इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है कि जस्टिस कृष्णा अय्यर की जो ये डॉक्ट्राइन है ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ अ कम्युनिटी रिसोर्स, इसको इनकरेक्ट कौन से केस में बताया गया था, विच इज़ प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और ये याद करने का भी तरीका अच्छा है क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही सॉरी केस जो है वो डील करता है, और केस का नाम भी क्या है, प्राइवेट ऑनर से ही स्टार्ट होता है। नाउ 8th वन, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मैसर्स ललिता प्रसाद वेस एंड सन्स। इसका इशू क्या था कि क्या स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, रेगुलेट कर सकती है इंडस्ट्रियल अल्कोहल डीनेचर्ड स्पिरिट को। तो ये भी 9 जजेस बेंच का ही था। इन्होंने ओवर रूल्ड किया सिंथेटिक्स केमिकल 1990 के केस को, हेल्ड किया कि स्टेट जो है वो रेगुलेट कर सकती है, टैक्स लगा सकती है इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर अंडर एंट्री 8 ऑफ लिस्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये किससे डील करता है, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर से डील करता है। और ये कहा गया कि हाँ सही है कि इसका जो कंजम्पशन है इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको रेगुलेट भी कर सकती है और उस पर टैक्स भी लगा सकती है। इन री 9th वन, इन री सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसका क्या इशू था, इसका इशू था इन्होंने सवाल किया ऑन द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 6A के ऊपर। क्या था ये, किससे रिलेट था ये, विच ग्रांट्स सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स हु एंटर्ड असम बिफोर मार्च 25, 1971 के अंदर। जब भी इस एक्ट इस तारीख से पहले मार्च 25, 1971 से पहले अगर कोई भी पर्सन आया है, माइग्रेट हुआ है इन आसाम, तो उसका ये जो वैलिडिटी है 6A की, उसका इशू था। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, ये 5 जजेस बेंच थी, 4:1 में जो है जजमेंट आया है और इन्होंने 6A को जो है वैलिड बताया, अपहेल्ड किया गया। एंड उन्होंने बताया कि कोर्ट रूल्स दैट द कट ऑफ डेट, जो ये 25 मार्च 1971 की जो डेट है वो रैशनल सॉल्यूशन है टू अ यूनिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड डू नॉट वायलेट आर्टिकल 14। 10th वन, ओमकार वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। इसका क्या इशू था, इसका इशू था एडमिशन टू मेडिकल कोर्सेज फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। बेसिकली क्या था, उन डिसेबल्ड पर्सन के एडमिशन की बात की जा रही है जो बेसिकली स्पीच डिफेक्ट से जो डिसेबल्ड थे। ठीक है, तो एक कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि जो मियरली कोई बंदा डिसेबल्ड है वो ऑटोमेटिक बार नहीं है उसका एडमिशन का। ऐसा होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को एक्सपर्ट कमेटी बैठानी चाहिए टू असेस दैट कि क्या कैंडिडेट परस्यू भी कर सकता है क्या कोर्सेज को विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंस। अगर कर सकता है तो आप उनको अलाउ करो, रेदर देन जस्ट क्वान्टिफाइंग द डिसेबिलिटी परसेंटेज। ऐसा नहीं है कि आप केवल डिसेबिलिटी परसेंटेज को ही देखो, उसको नहीं देखो, बजाय इसके देखो कि अगर विद असिस्टेंस अगर वो कैंडिडेट परस्यू कर सकता है कोर्स को तो आप उसको अलाउ करो। 11 सुकन्या सांथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2015 क्लर्कशिप एग्ज़ाम के डिस्क्रिप्टिव पेपर में 3rd नंबर क्वेश्चन के अंदर भी आया था। तो ये इस इम्पॉर्टेंट है। इशू है कि क्या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द प्रिजन मैनुअल वैलिड है, उसकी
वैलिडिटी पे सवाल आया था इसके अंदर कि क्या है ना मीनियल जॉब्स है ना लोअर कास्ट की बेसिस पे आपको असाइन करनी चाहिए क्या, मतलब कास्ट बेस्ड अगर आप किसी को काम दे रहे हो मियरली कोई लोअर कास्ट से तो उसको झाड़ू पोछे का काम दे रहे हो, तो ये इस तरीके की जो है कास्ट बाइफिकेशन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इसके अंदर हेल्ड किया गया था। कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया प्रोविजंस इन द स्टेट प्रिजन मेन्यूज दैट असाइंड वर्क बेस्ड ऑन द कास्ट, और हेल्ड किया कि कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन एंड द डिवीजन ऑफ लेबर इन अ प्रिजन्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 15। वी सेंथिल बालाजी वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर, क्या इशू था इसके अंदर, बेल अंडर पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग फॉर द फॉर्मर मिनिस्टर। हेल्ड क्या किया, बेल ग्रांट कर दी गई। कोर्ट ने क्या कहा, दैट स्ट्रिक्ट कंडीशंस ऑफ पीएमएलए सेक्शन 45 कैनॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, कि किसी भी तरीके से जो स्ट्रिक्ट कंडीशंस है ऑफ द पीएमएलए एक्ट वो ओवरराइड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 के अंदर। अगर लॉन्ग डिले इन द ट्रायल है या बहुत टाइम तक आपने बंदी बना के रख रखा है, इनकार्सिएशन कर रखा है, प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिएशन है, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। लॉन्ग अगर डिले इन द ट्रायल है तो दैट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो आप कोर्ट ने क्या है जो बेल है उनको ग्रांट कर दी थी। नाउ 13 नंबर, जस्ट राइट्स फॉर सिटीजन चिल्ड्रन अलायंसेस वर्सेस एस हरीश। इसका जो इशू था वो क्या था कि क्या मियरली डाउनलोड करना या देखना चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल्स को ऑफेंस है, तो कोर्ट ने कहा ऑफेंस है। कोर्ट ने क्लियरिफाई किया कि इवन दो वॉचिंग, डाउनलोडिंग, प्रोसेसिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल्स इज़ अ ऑफेंस अंडर द पोक्सो एक्ट, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्राइवेट कंजप्शंस का जो डिफेंस था उसको रिजेक्ट कर दिया। इवन दो आप प्राइवेटली भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहे हो तो वो भी ऑफेंस है। ये एस हरीश का केस है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट केस। नाउ 14th, अरविंद केजरीवाल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका जो इशू था वो ये था कि बेल इन द सीबीआई केस रिगार्डिंग द दिल्ली एक्साइज पुलिस। कोर्ट ने क्या किया, बेल ग्रांट कर दी। सेम टू सेम उन्होंने कहा कि बेल इज़ अ रूल और जेल इज़ द एक्सेप्शन। बेल तो रूल है, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आपने ट्रायल ही स्टार्ट नहीं करी है और उनको लॉन्ग टर्म तक आप ना बंदी बना के रखते हो, हिंदी में अगर बोले तो, और अगर आप उनको बहुत टाइम तक जेल में रखते हो तो दैट इज़ नॉट अलाउड। ये वायलेटिव है टूवर्ड्स द आर्टिकल 21 के अंदर। नाउ इन री एलेज्ड रेप एंड मर्डर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर, इसका फैक्ट क्या थे, इसके फैक्ट के थे कि जो कोर्ट था उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था ऑफ द रेप एंड मर्डर ऑफ द ट्रेनी डॉक्टर इन कोलकाता। कोर्ट ने क्या किया, सेटअप करा नेशनल टास्क फोर्स टू रिकमेंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल्स, और एम्फसाइज किया द लेक ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी फॉर द वुमेन डॉक्टर्स। नाउ 16, इन री राइट टू प्रिवेसी ऑफ अडोलसेंट्स, इसमें क्या हुआ, इशू क्या था, एप्लीकेशन ऑफ पोक्सो एक्ट इन कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन अडोलसेंट्स। कोर्ट ने कहा कि जब भी हम किशोर रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, तो हमें इन पॉक्सो के एक्ट को इतना स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए। इवन आपको रिस्टोरेटिव जस्टिस जो है उनको अप्रोच रखनी चाहिए, ना कि आपको उनको पनिशिंग अप्रोच रखनी चाहिए, नहीं ऐसा ना हो कि आप उनको क्रिमिनलाइज ना बना दो, आप उनके ऊपर ये करो, क्योंकि वो क्या है, टीनेज बिहेवियर है, ये अडोलसेंट लव है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया गया था। राइट टू प्रिवेसी ऑफ अडोलसेंट्स 2014 का जो है ये केस है। कोर्ट अडॉप्टेड अ रिसोर्टिव जस्टिस अप्रोच। इट हेल्ड्स दैट द कोर्ट शुड नॉट बी pedantic in punishing adolescents in consensual relationship as it criminalizes natural teenage behavior. Now for the part 4 हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।